ब्राह्मी विद्यापीठ के करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले क्लास लाने में मुझे देर हुई, इसके लिए मुझे खेद है। मैं आप लोगों से इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और इसके बाद आज 1 जुलाई 2024 है, तो इसलिए डॉक्टर्स डे और चार्टेड अकाउंटेंट डे, CA डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और सबसे पहली खबर और बड़ी खबर तो आप सभी को पता ही है कि भारत जो है वो T20 विश्व कप को जीत लिया। पिछले बार ODI जो विश्व कप हुआ था उसमें भारत को भारी शिकस्त मिली थी, हार मिली थी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जो है वो भारत जीत लिया। लेकिन हम सभी परीक्षार्थियों के लिए ये बड़ी बात हो जाती है कि मैच कहाँ पे हुए थे, किससे टीम हारी है और कितने रनों से हारी है। ये सभी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये देखना है कि जैसे ही हमारी टीम जो है वो ये वर्ल्ड कप जीती है, तुरंत ही जो हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे BCCI कहा जाता है, ठीक है, उसने हमारे जीतने वाली टीम के लिए 125 करोड़ की जो पुरस्कार राशि है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि किससे किससे मैच हुआ था, तो ये मैच था T20 वर्ल्ड कप का और साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया फाइनल में था, है ना। ये हमारे जो विनिंग टीम है उसका फ़ोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपके फेवरेट क्रिकेटर्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे। इसके अलावा एक पिक्चर जो है वो सैटेलाइट इमेज आ रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हरिकेन बेरिल, ठीक है, हरिकेन बेरिल जिसका नाम है हरिकेन बेरिल, कैटेगरी 4 स्टॉर्म, ठीक है। कैटेगरी 4 स्टॉर्म मतलब एक बहुत ही भयानक तूफान आया हुआ है। हरिकेन इसे बोला जाता है। हमारे वहाँ अमेरिका में जो तूफ़ान होते हैं उनको हरिकेन बोला जाता है ना। That expect to bring life-threatening wind and flash flooding to the Caribbean windward Iceland, according to the US National Hurricane Center. इंडियन नेवी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि की खबर आ रही है, जैसे कि इंडियन नेवी इंडिजिनस स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक, इसे हमारी इंडियन नेवी का एक फ्रिगेट है, मतलब एक लड़ाकू विमान है INS शिवालिक, डिप्लॉयड टू द साउथ चाइना सी। ये रीजन ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, साउथ चाइना सी, यहाँ पे इसको डिप्लॉय किया गया है। एंड द पैसिफिक ओशन इन पार्टिसिपेटिंग 29th एडिशन ऑफ द बाइनियल रिम ऑफ पैसिफिक, जिसे रिमपैक कहा जाता है, ठीक है। रिमपैक एक्सरसाइज में इसे डिप्लॉय किया गया है। इसका नाम है शिवालिक, INS शिवालिक। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड इन द हवाई। हवाई जानते ही हैं आप लोग, हवाई जो है वो USA का एक द्वीप है। तो अकॉर्डिंग टू द US नेवी अप्रॉक्सीमेटली 29 नेशन, 40 सरफेस शिप, 3 सबमरीन, 14 नेशनल लैंड फोर्सेज एंड ओवर 150 एयरक्राफ्ट एंड मोर देन 25,000 personnel will train and operate in and around the Hawaii and Iceland during the exercise being held under the theme of the partners integrated and prepared will run until August 1। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भारत रिमपैक में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसे रिमपैक कहा जाता है, रिमपैक एक्सरसाइज। दूसरी बात, ये एक्सरसाइज US के साथ हो रही है और 40 देश और है जिसमें भारत भी शामिल है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें INS शिवालिक यहाँ पे शामिल हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों खबर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, एक टास्क फोर्स है जिसे फाइनेंशियल टास्क फोर्स कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये G7 नेशन के द्वारा गठित एक टास्क फोर्स है, जो कि ये देखता है दुनिया भर में, जो दुनिया भर में देश हैं वो कहीं किसी भी तरीके से आतंकवाद को फंड तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये देखने के लिए ये एक टास्क फोर्स गठित किया गया है G7 नेशन के द्वारा। और ये ऑन द बेसिस ऑफ कि जो देश हैं वो किसी भी टेरर ग्रुप को फंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको 3 लिस्ट में बांटते हैं। तो वो जो साल भर में इनकी रिपोर्ट आती है और ये देश को बताते हैं वो किस लिस्ट में किस देश को रखे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, बहुत समय तक जो पाकिस्तान था उसको FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था और ब्लैक लिस्ट में वो जाने वाला था। तो वैसे ही भारत के ऊपर ये रिपोर्ट आई है। India has been placed in the regular follow-up category in the Mutual Evaluation Report of India by the Financial Action Task Force. The report was adopted in the FATF plenary held from the 26th to 28 June in Singapore. The finance minister says that it is a distinction shared by only 4 other G20 countries. ठीक है। The FATF
has recognized the effort made by India in the mitigation the risk arising from the money laundering and terrorist financing in transitioning from the cash based to the digital economy and implementation of the JAM, जिसको जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, इसको सराहा है कि ये जो जैम है आधार कार्ड और मोबाइल और बैंक अकाउंट को जोड़ने का, ये एक अच्छा काम है। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में एज द इंटरनेशनल वॉच डॉग टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स to the integrity of the international financial system. India became the member of FATF in 2010। तो सभी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक ही साथ एक ही स्लाइड। देखिए, अभी तक बहुत ही लिमिटेड जगहों पे सिप रिपेयर फैसिलिटी होती थी, भारत उनमें से एक हो चुका है। इंटरनेशनल सिप रिपेयर फैसिलिटी ISRF जिसे कहा जाता है, कोच्चि है ना, वहाँ पे ये कर दिया गया है। बिल्ट एट द INR 970 करोड़ 970 करोड़ रुपए लगा करके इसे बनाया गया है। विल एड 25% कैपेसिटी टू इंडिया सिप रिपेयर इंडस्ट्री, पोजिशनिंग केरला एज अ मैरीटाइम हब। तो ये एक अच्छा जो है विकसित भारत के अंतर्गत ये एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है और भारत में इससे पहले ये फैसिलिटी थी नहीं, तो वन ऑफ द फैसिलिटी में से ये खबर जो है वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के ऊपर लेकर के आ रहा है। लेट अस कमिट टू फॉस्टर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड यूनिट of the drug free society. Together we can make a significant difference by making an investment in prevention. Say no to drug। ठीक है, तो याद रखिएगा 26 जून, इस तारीख को याद रखिएगा। 26 जून जो है वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है। दुनिया भर में जो ड्रग के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। थीम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो थीम है द एविडेंस इज़ क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, है ना। एविडेंस जो है वो क्लियर है कि दुनिया में जो ड्रग अब्यूज़ है अब हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम इस चीज़ की रोकथाम। आगे जो खबर है वो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम से है। जैसे कि इस चेहरे से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, आप सभी इस चेहरे को ज़रूर पहचान रहे होंगे, है ना। तो ये जो चेहरा है वो है चंद्रशेखर राव का, जो कि इस वक्त तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो भारत राष्ट्र समिति BRS इनकी पार्टी का नाम है और तेलंगाना के ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बिजली खरीद के लिए पिछली BRS सरकार के निर्णयों की जांच के लिए बनाए गए न्यायमूर्ति L नरसिम्हा रेड्डी आयोग की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगाने की अपील की है ना। तो कुछ एक पॉलिटिकल। अगली खबर हमारी नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, जहाँ पे वोटिंग फॉर द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन इन नागालैंड इज अंडरवे। दिस इज द फर्स्ट एवर म्युनिसिपल इलेक्शन इन नागालैंड विद 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, with the last ULB urban local body election held in 2004 without the reservation। तो ये 33% रिजर्वेशन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है वो सिकल सेल जो एनीमिया है या सिकल सेल डिजीज़ है उसको लेकर के बहुत सारे जो पेपर है उसमें सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल ट्रेट वर्सेस सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल ट्रेट क्या होता है, सिकल सेल डिजीज़ क्या होता है, ये डिफरेंस समझ लीजिए। तो देखिए, जब सिकल सेल एनीमिया होता क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए होता क्या है ना कि आपकी बॉडी में RBC होते हैं और WBC होते हैं, ठीक है। RBC होते हैं, WBC होते हैं, ये दोनों ही ब्लड कॉर्पोरल सेल्स हैं, ठीक है। तो ये जो RBC होता है ना वो कुछ रेड कलर का होता है, गोल गोल आकार का होता है। लेकिन जब आपको किसी को मतलब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसमें क्या होता है ना, वो जो RBC है वो इस तरीके से हंसिए के आकार का हो जाता है। कुछ इस तरीके से मैं बताती हूँ, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे हंसिया होती है ना, ये इस तरीके से। तो ये जो होता है कि ये वाला जो पार्ट होता है ये आपस में ना दूसरे RBC को मारने का काम करता है। तो एक बहुत ही डेंजरस वाली सिचुएशन आपके बॉडी के साथ यहाँ पे होने लगती है। तो सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल डिजीज़ के बीच में डिफरेंस समझना ज़रूरी है। इंडिविजुअल कैरी वन कॉपी ऑफ द अल्टर्ड हीमोग्लोबिन जीन। अगर किसी के पास एक कॉपी है अल्टर्ड हीमोग्लोबिन जीन का तो उसको सिकल सेल ट्रेट है। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टर्ड हीमोग्लोबिन एंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन रिजल्ट इन द सिकल सेल ट्रेट। अगर वहीं पे सिकल सेल डिजीज़ है तो 2 कॉपी ऑफ अल्टर्ड हीमोग्लोबिन। अगर किसी के पास सिकल सेल ट्रेट है तो 1 कॉपी हीमोग्लोबिन की अल्टर्ड होगी, ठीक है। और लेकिन अगर सिकल सेल डिजीज़ है तो उसके पास 2 कॉपी ऑफ अल्टर्ड हीमोग्लोबिन जीन फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, उसके पेरेंट्स से होगी। क्रीसेंट शेप, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, क्रीसेंट हंसिए का शेप, मतलब एक जो चांद होता है ना जब वो आधा होता है तो उसको क्रीसेंट शेप कहा जाता है। तो क्रीसेंट शेप रेड ब्लड सेल विच कॉज
ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू डिफरेंट सेल एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। तो वो इस तरीके से है। और यहाँ पे देखिए नेशनल सिकल सेल एंड एलिमिनेशन मिशन 2047, तो ये सब माना जा रहा है 2047 तक आते आते भारत से सिकल सेल एनीमिया के जो ये खतरे हैं इसको कम कर दिया जाएगा, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला न्यूज़ जो है वो लद्दाख से आ रहा है, जहाँ पे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा डिक्लेयर्स लद्दाख एज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आफ्टर हैविंग अचीव्ड मोर देन 97% लिटरेसी, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये स्कीम का नाम क्या है? उल्लास। और गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। जगह क्या है? लद्दाख। ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ है? फुल्ली जो है फंक्शनल लिटरेसी है, ऐसा नहीं सिर्फ काम की लिटरेसी, लोगों को पढ़ने लिखने सच में आता है। दिस माइलस्टोन रिफ्लेक्ट लद्दाख कमिटमेंट टू एम्पावरिंग इट्स सिटीजन थ्रू फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड क्रिटिकल लाइफ स्किल फॉर ऑल, राइट। चलिए, इन न्यू फ्रेश वाटर डायटोम्स जीनस डिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट ऑफ Agharkar Research Institute from the Eastern and Western Ghat. The researchers underline the importance of the diatoms in the shaping biodiversity of India diverse landscape. The genus, which has an interesting suite of features, distinguishes it from the other member in the group, Gomphonemoid, in terms of the valve symmetry and other certain valve feature, has been named Indoconema to value its restricted distribution in the country. तो ये कुछ एक प्रजाति की खोज है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद करना होगा तो कर लीजिएगा। आगे जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन से लेकर के है। ए बूस्ट फॉर द ईज ऑफ लिविंग एंड डिग्निटी ऑफ करोड्स ऑफ इंडियन। तो एज ऑफ जून 2024 PM AYU, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इट्स गोल टू प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग। द स्कीम हैज़ सैंक्शंस, कितने लोगों को इसके द्वारा घर मिला है? 1.8 करोड़ हाउस विद 1.14 करोड़ ग्राउंडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड 84.02 लाख हाउसेज कम्प्लीटेड, ठीक है। 84 लाख के करीब जो घर है वहाँ बन चुके हैं और बाकी भी बन रहे हैं। हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, जिनकी फ़ोटो आप सामने देख रहे हैं, तो इन्होंने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान से मुलाकात की है और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री के साथ वार्ता, उनकी अंतर्दृष्टि की सराहना यहाँ पे की है। कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स का नाम याद रखिएगा, भारत के और सऊदी अरेबिया के, ठीक है। राजशाही कोलकाता क्रॉस बॉर्डर ट्रेन सर्विस सेट टू द रिज्यूम आफ्टर 77 ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये एक राजशाही कोलकाता नाम की ट्रेन है जो कि 77 साल बाद उसको फिर से चलाया गया है। द क्रॉस बॉर्डर ट्रेन सर्विस बिटवीन राजशाही से लेकर के बांग्लादेश एंड कोलकाता इंडिया इज सेट टू बी रिज्यूम आफ्टर 77 ईयर, ठीक है। हाल ही में कुछ रिश्ते सही हो रहे हैं धीरे धीरे। The announcement was made following a meeting between PM नरेंद्र मोदी and her बांग्लादेशी काउंटरपार्ट शेख हसीना, जो कि वहाँ की PM है, ठीक है, बांग्लादेश की। तो उनकी मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि ट्रेन फिर से चलेगी। Since the announcement, people from various professions in North Bangladeshi region believe that the new train service will not only facilitate travel but also create a communication link with India, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन लिंक है। अरुणाचल प्रदेश में एक जो हमारी रिसर्चर्स की टीम है उसको कुछ नया पौधा मिला है। तो हमारी जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI है, ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI है, डिस्कवर्ड ए न्यू प्लांट स्पीसीज फ्रॉम मंडाला रीजन ऑफ द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। इट हैज़ बीन नेम्ड एट द पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंसिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश है तो उसके नाम पे रखने की कोशिश हुई होगी, नाम कुछ ऐसा है। बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ जेनीरीसियाई पेट्रोकोमिया, ठीक है। तो इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, नाम बस याद रखिएगा, हो सकता हो पूछ लें अगर कोई ऐसा पेपर है जैसे फॉरेस्ट रिलेटेड वगैरह, हो सकता हो आ जाए। तो ये जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है जेंस स्टोलनबर्ग, नाम बस इम्पॉर्टेंट है इनका, और कुछ इन्होंने काम नहीं किया है। तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल अभी न्यूज़ में आ गए थे क्योंकि नीड टू एक्सपेंड, इन्होंने कहा कि जो नाटो है उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। और सभी को पता है
कि इंडो पैसिफिक एरिया में ये आने की कोशिश कर रहे हैं और स्पेशली भारत इनका बेस्ट टारगेट है कि भारत भी नाटो को ज्वाइन करे, ऐसा कुछ इनका है ना। द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2003 कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम टुडे। तो बहुत सालों बाद पोस्ट ऑफिस एक्ट बदला गया है और उसको 2023 में लाया गया है, जिसको लागू कर दिया गया है। The Act aims to create a simple legislative framework for delivery of citizen-centric service, banking service and benefit of government scheme at last mile। तो पोस्ट ऑफिस सिर्फ डॉक्यूमेंट को इधर से उधर ले जाने का काम नहीं करता है, इसके अलावा बहुत सारी बैंकिंग सर्विस और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम को भी चलाने का काम करता है। The Act does away with the provisions such as the exclusive privilege of the collecting, processing and delivering of letters to enhance the ease of doing business and ease of living। Really आज के समय जो पोस्ट ऑफिस है बहुत अच्छा काम करने लगा है। सूरत विल बी द नेक्स्ट मेजर कम्बेटेंट टू ज्वाइन द इंडियन नेवी अरेजनल। ये सूरत क्या है? सूरत एक जो है वो एक हमारे पनडुब्बी का नाम है, एक शिप का नाम है। द शिप कमेंस्ड हर मेडन सी ट्रायल्स पीरियड टू द इंडक्शन। ठीक है, named after the vibrant city of Gujarat, Surat epitomize its rich maritime heritage and pivotal role in the Indian nautical legacy। ठीक है, constructed using cutting edge technology by the Mazgaon Dock Limited, Surat stand as the glorious testament of the आत्मनिर्भर भारत। तो ये कुछ फ़ोटो है सूरत शिप की, आप लोग देख सकते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर योगा 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है और इस बार मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया इस बार आपको पता है, जैसा कि जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी प्रेजेंट थे तो वहाँ पे मनाया गया है। 25th ईयर हो चुके हैं कारगिल विजय दिवस को और हम लोग कारगिल विजय दिवस इस बार की 25th एनिवर्सरी मना रहे हैं। अनकवर द स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द टोलिंग, a crucial feature dominating Srinagar Leh highway which was captured by undaunted courage of the Indian Army। ठीक है, The BRICS Ministers of Foreign Affairs and the International Relations met on 10th June in Nizhny Novgorod, Russian Federation। तो ब्रिक्स की मीटिंग इस बार रशिया में हुई है, ये इम्पॉर्टेंट रखिएगा। इन लोगों के मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर मिले हैं, ये इम्पॉर्टेंट है ना। ब्रिक्स का एक्सपेंड भी हुआ है, बहुत सारे नए देश इसमें शामिल हुए हैं। इसकी खबर को लेकर के मैं कुछ दिनों में डिटेल वीडियो बनाऊँगी। हिमाचल प्रदेश में समर फेस्टिवल जो है वो स्विंग, ये खबर आपको आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ब्रिक्स वर्साइल्स म्यूजियम 2024 के लिए वैश्विक चयन में शामिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। यूनेस्को द्वारा इसको शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये। ब्रिक्स वर्साइल्स म्यूजियम, 2 चीज़ आई है, एक तो जो रामायण को जिस लिस्ट में शामिल किया गया और दूसरा ये, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय वर्ष 2001 में आए भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति एक श्रद्धांजलि है, जिसको यूनेस्को के द्वारा लिस्ट में शामिल किया गया। लिस्ट का नाम ब्रिक्स वर्साइल्स म्यूजियम, नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार आ चुके हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 24 लेखकों और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए 23 लेखकों का चयन किया गया है। तो आइए एक प्यारे से कोट के साथ आज के इस करंट अफेयर क्लास को कंप्लीट करते हैं और वो कोट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ध्यान से सुनिएगा। अगर हौसले बुलंद हो, अगर हौसले बुलंद हो और इरादे नेक हो, और इरादे नेक हो तो मंजिल नेक हो तो मंजिल मिल जाती है। इसी नेक इरादे और बुलंद हौसलों के साथ अपनी तैयारी, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, अगर आपके इरादे नेक हैं, जिस काम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप बहुत ही नेक इरादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उस नेक इरादों को रोज़ रोज़ याद करने के लिए, उसे बढ़ने के लिए आपको बुलंद हौसलों की ज़रूरत होती है।
और बुलंद हौसले तब होते हैं जब आप को जितना पढ़ाई करना है उतनी पढ़ाई करते हैं। तो बस बिना किसी फ़िक्र के अपने हौसलों को बुलंद रखिए, इरादों को नेक बनाए रखिए और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। हम सब साथ में मिल कर के अपनी अपनी मंजिल को पाएंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।